साई फ्रेटर्निटी चैट बॉक्स में बहुत सारे अप्रिसिएशन स्टूडेंट्स के आ रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं आपको भी राइट्स नहीं है, मैं शो नहीं कर पा रही हूँ। बहुत से बच्चे ने अप्रिशिएट कर रहे हैं, थैंक यू कह रहे हैं सर आपको। सर सारे स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच सर, मैं उन सबके बिहाफ पे आपको थैंक्स दे रही हूँ। और अगर आप मेरा पूछेंगे मेरा एक्सपीरियंस और जो कुछ भी मैंने आपसे जाना समझा है सर, आप हैं चाहे मेरे चेयरमैन सर हो या सिंघवी सर, आप लोग इंसाइक्लोपीडिया हो। जितना भी पढ़े हम, जितना भी समझे, आपको जितना भी सुने, दैट इज ऑलवेज वेरी लेस। So thank you so much sir for giving this time to us and sharing your experience. It is always very wonderful, it is always very pleasant, and really we are blessed to have you all here. और आपके मुंह से सुनना सर, समझ लीजिए आप जैसे एक क्या बताऊं कि बिल्कुल जैसे जो एक्सपीरियंस किया है, जो स्टार्ट से करके स्टेज तक पहुंचा है, वो अपनी स्टोरी अगर शेयर करता है तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, बहुत इंकरेजमेंट मिलता है। और हम शायद डिसाइड कर पाते कि यस, अगर हम भी चाहें, जैसा आपने कहा, आपका डिटर्मिनेशन होना चाहिए, फेलियर से डरना नहीं चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए और सिंसियर एफर्ट होना चाहिए, तो ये अंडरस्टैंडिंग स्किल होनी चाहिए, तो हम whatever we are planning we will definitely achieve. So thank you so much sir. With this now I would request Singhvi sir. Singhvi sir, please. Now, students, we have Mr. Singhvi sir also with us. He is also again a known figure. He is from Hindustan Fibers Limited, and again more than 500 persons are working in his group. He also started his journey as a chartered accountant, but now Hindustan Fiber Limited is a known name, and he has extensively traveled in various countries for business as industrialist delegations. He has advised to various governments, state governments and national government for the policy matters and state budgets. He is socially active and worked with various organizations like PhD, Rotary, Mahavir International, etc. So, sir, a warm welcome here, and please can you proceed with your address? Address. I am just presenting your presentation, sir. बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, और खास करके रामकैलाश जी का। रामकैलाश जी गुप्ता खुद इतने डायनामिक आदमी हैं कि उनसे तो लोग जो भी है वो सब सीखते हैं। और मुझे बहुत खुशी की बात है कि जितना डायनामिज्म रामकैलाश जी में है, वो भी ये चाह रहे हैं कि इनके कॉलेज में जो बच्चे हैं, इंस्टीट्यूट में जो बच्चे हैं, उन्हें भी इतना डायनामिज्म आना चाहिए। इसलिए ये अलग अलग लोगों को बुला के उनके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस सबके सामने सुनना चाह रहे हैं। तो मैं तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता चाह रहा हूँ कि जैसे एक बाप अपने बेटे को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, तो रामकैलाश जी के जितने भी बच्चे इंस्टीट्यूशन में हैं, उन सबको वो आगे बढ़ाने की उनकी भावना रह रही है। उस हिसाब से ये आज ये वेबिनार रखा है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और डॉक्टर साहब का भी और नवदीप साहब के भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया है। सबसे पहले तो सब्जेक्ट लिखा है, तो मेरे हिसाब से ये सब्जेक्ट हिंड्रेंस थोड़ा सा नेगेटिव सा लगता है। इसकी जगह अगर हम ये लगते हैं एंटरप्रेन्योरशिप हैप्पीनेस इंडेक्स, मतलब हाउ वी कैन इंक्रीज द हैप्पीनेस ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, तो वो एक बढ़िया रहता है। लाइफ में नेगेटिविटी से शुरू नहीं करनी चाहिए कोई बात, जो भी बात करें तो पॉजिटिविटी से करना चाहिए। खैर, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है ये आपके सामने स्क्रीन पे है कि एंटरप्रेन्योर वो आदमी होता है जो रिस्क लेने की कैपेसिटी रखता है, रिस्क लेता है और उसके रिवार्ड भी उसको मिलते हैं उस आदमी को। और रिस्क छोटा मोटा आदमी नहीं ले सकता। जिस आदमी के अंदर कुछ क्वालिटीज है, ये करेक्टरिस्टिक्स आपके सामने आ रही है, जिस आदमी में ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स है, वही लाइफ में अचीवर है, वही आगे बढ़ सकते हैं। विजन हो, क्रिटिकल माइंड हो, बिजनेस सेवी हो, रिस्क टेकर हो, नॉलेज हो, प्लानर हो, मनी मैनेजर, ये दीज आर सर्टेन क्वालिटीज। जरूरी नहीं है कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए सारी की सारी क्वालिटी चाहिए आदमी के अंदर। आप में कुछ भी क्वालिटी है तो आदमी उसके बाद और क्वालिटीज डेवलप कर लेता है और लाइफ में एक अचीवर की कैटेगरी में पहुंच जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है एंटरप्रेन्योरशिप जो है, किस टाइप की एंटरप्रेन्योरशिप होती है।
हर एक में एक अलग अलग टाइप का इंटरेस्ट होता है। किसी में बिजनेस का इंटरेस्ट होता है, किसी में सोशल होता है, किसी में स्पिरिचुअल होता है। मैंने यहाँ 3 कैटेगरी बताई है एंटरप्रेन्योरशिप की। बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आप अगर बिजनेस में जानना चाहते हैं तो आप प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करिए, इनोवेटिव माइंड उसको डेवलप करिए, अपना क्लियर विजन रखिए, और सबसे बड़ी बात तो ये कि आपका कन्विक्शन होना चाहिए लाइफ के अंदर। जो आपने को कुछ करना है उसका कन्विक्शन होना चाहिए। मैं अपने बारे में बताऊं आपको, जब मैं 16 साल का था तो छोटे छोटे गांव में क्या होता है कि जो नगर सेठ होता है उसकी बड़ी तारीफ होती है, सब उसके आगे पीछे घूमते हैं और सब उससे बात करते हैं। और जनरली पुराने टाइम में जिसके भी सूता मिल हुआ करती थी, टेक्सटाइल हुआ करती थी, उनको बहुत अप्रिशिएट करते थे। तो ऐसे लगता था कि लाइफ जिंदगी के अंदर जिसके पास सूता मिल है वो नगर सेठ कहलाता है। तो जब मैं 16 साल का था तो मैंने सोच लिया कि यार मुझे भी सूता मिल लगानी है। जबकि कुछ फंड नहीं थे, कुछ अवेलेबिलिटी नहीं था, लेकिन दिमाग में एक घर कर लिया कि मुझे लाइफ में एक सूता मिल जरूर लगानी है। मैं आपको बताऊं कि जब मैं दिल्ली में सीए करने आया तब मैं 250 रुपए की बुक राइटिंग शाम को करके और उससे मैंने काम शुरू किया। और आज जैसे हमारे पास 500 वर्कर हैं काम करने वाले, 4 कैटेगरी में, 4 वर्टिकल में हम लोग हैं। एजुकेशन में हैं, टेक्सटाइल में हैं, रियल एस्टेट में हैं, लॉजिस्टिक्स पार्क में हैं। तो वो कन्विक्शन सबसे बड़ा पॉइंट मैं जो कह रहा हूँ, अगर आपको बिजनेस में आना है तो आपका कन्विक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सेकंड पॉइंट आता है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, टू मेक डिफरेंस इन पीपल लाइफ। ये आपका एक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप होना चाहिए, टू मेक बेटर सोसाइटी ऑफ लिविंग। स्पिरिचुअल एंटरप्रेन्योरशिप, एथिकल बिजनेस बिहेवियर, टू क्रिएट बेटर एनवायरनमेंट, इनकलकुलेट मॉरल वैल्यूज। मतलब ये अलग अलग एंटरप्रेन्योरशिप के एरियाज हैं जो आप अपना करना चाहते हैं। और ट्रस्ट कम्स फ्रॉम स्पिरिचुअलिटी, it cannot be outsourced. Power of ethics will always result into growth and goodwill. Power of ethics will always result into growth and goodwill. Next, अभी रिसेंटली हम लोगों ने कोविड फेस किया और ये हमारे लिए लाइफ में बहुत बड़ा चैलेंज रहा। नवनीता जी नेक्स्ट स्लाइड ले लें। कोविड वाज मोस्ट चैलेंजिंग टाइम इन आवर लाइफ। इसके पहले वाली स्लाइड देखें। Every challenge gives an opportunity to evolve and grow. COVID was such opportunity. What was the diet of COVID? Let me first explain that during COVID time we had enough time and we had lot of diet for COVID. Diet means we can think for digital thinking, we can go for innovative mindset, we can go for entrepreneurship spirit, and we can go for talent development. This was the time of COVID, which has given us so much of diet for working. People who respond to challenges, they have survived. Now, in digital thinking, there was a knowledge of evolving technology. Innovative, there were vision and conviction. Entrepreneurship, risk-taking factor. Talent development, learning aptitude. These were the time which we have learned a lot during this time. Now this COVID has given a wonderful opportunities for business in number of sectors. I am trying to define a few sectors. They are only briefly I am mentioning. You can further develop them. There is a tremendous scope for next 20-30 years in India, especially in these sectors. I am briefly defining these sectors. First is there is a lot of scope in finance sector, insurance, mutual fund. India is going to be fourth largest wealth market by 2028. Then education sector. The annual growth in education will be at the rate of 18%. In education, there is artificial intelligence, there is robotics, e-learning, skill development, virtual reality. There are a lot of things which you can develop in education sector. Then comes health, wellness, and pharmacy. You know, you must have seen this COVID injection and vaccination, how much earning these pharma companies are earning. There will be a lot of research work in pharma.
alternative medicines will be discovered, Ayurveda will come, genomics will come, yoga, medicine. These are all areas which will have a lot of growth in times to come. Next comes to digital technology. In digital technology, there is e-commerce, online marketing, online gaming, cyber security, biometric sensors, drone technology. These are all areas which are going to come, will have a lot of opportunities for people who can think for technology. Next comes the agriculture sector. In agriculture, organic product, there is a tremendous demand for organic product. Tissue culture, which is again in upcoming industry in agriculture. Then increase yield. The current yield, the maximum yield in the country is in the world is in Israel, and in India we are just 25% of the yield which Israel is developing. If we are able to increase our yield from 25% to 60%, we can supply food grains to the whole of world. That is our capacity. Then I'm coming to the warehouse and logistics and agro exports. They are the possibilities of agriculture sector. Then comes the real estate, development of infrastructure. Earlier the government of India has given the budget of 80 lakhs crore, but recently Prime Minister Modi ji has announced 100 lakhs crore by 2030 in infrastructure. I mean, you can imagine the vast opportunity in infrastructure areas. New township, smart township is going to be there in our country. Development of tier 2 cities, tier 3 cities. Why I am mentioning these areas? Because you people are thinking for startup. Then startup, these are the potential sectors which will have lot of growth in times to come. Then comes renewable energy. Renewable energy, there is a lot of demand for solar energy, for wind energy, and government of India is also trying to encourage in this sector by giving a lot of technology. Now I'm talking, since the subject is hindrance in business, but I said it should be entrepreneurship, how we can increase happiness of entrepreneurship. Now there are a lot of problems which have already been discussed by my other speakers. There is cash flow management, there is a man-made management. In man-made management, let me tell you, you should definitely have a teamwork. In life, you see, you will find two kind of people. One is the people, you give them solution and they will create problem for you. They will give problem to you. There are second kind of people, you give them solution, you give them problem and they will come out with the solutions. These first kind of people who create problem, they can make your analysis a paralysis. So therefore you have to be very selective in choosing people in your organization for making good teamwork. They should be target oriented, they should have a goal oriented, they should understand time management. Next comes the identification of product. You should then hire consultant for that. You should go for a SWOT analysis, and then you should make a proper analysis of your product before deciding any startup. Marketing strategy, lot of things have been talked about marketing strategy. There should be quality consciousness, there will be consistency of product, there should be after sales service, funding. That you can go for bank loan, that you can go for joint venture, you can go for primary market. There is a lot of scope and a lot of chartered accountant available to guide you how to raise money in the for the startups and for the new projects. Then business growth. Now this is a very important point. Business growth. For business growth, you must know each and everything. You should be updated. Knowledge is money today. If you don't have knowledge, don't have information, you might lose. What are the government policies and regulations from time to time? What are the national internationals development, like Afghanistan? 1 year back, nobody thought of Afghanistan's problem. Anytime you can say there is a problem in North Korea.
there is international problem. There was a problem of Twin Tower attack. You have to be very particular in these information and immediately should be able to take action on them. Otherwise, it will be very, very difficult. You will not be able to grow. There is a possibility you might collapse. Then last comes, but that is the most important thing, lack of confidence. You must have full confidence. You should have a capacity to manage stress. You should have a good supporting system. Your relations, your people, they should stand by you. You should have a great networking. There was a survey in Harvard. They say who is the happiest man in life. The survey said the happiest man in life is the person who has a growth, development, friendship, and networking. That person is the most successful person in life. So now I'm coming to the failure. Why we talk failure? Why we should talk for failure? I am giving you one formula. You should always remember KISS. KISS is the best formula for your energy, for your growth, for your development. So if you can KISS, then there is no question of failure. You should then understand what I mean by KISS. K means knowledge. You must have knowledge for the product you are going for it. I, you should have an integrity of purpose, integrity of service. You cannot be ignorant. You cannot be unfaithful. You cannot be unethical. You have to have integrity. Then S is strength. What is your strength? Your built-in strength is your strength. Your confidence, your strength. Believe in yourself is your strength. Then comes spirituality. Trust comes from spirituality. It cannot be outsourced. I have said earlier also. Spirituality is the most important thing. So you always remember formula of KISS. You will always succeed. There is no question of failure. Still, let me discuss what are the reasons for the failure. If you have a lack of conviction, as I said, at the age of 16 years, I decided to put up a textile mill, and then I ultimately gone for the textile mill because my conviction was strong. वो एक पिक्चर है ना जिसमें बोलते हैं कि अगर आपने इरादे सही हैं तो सारी कहानियां आपको हेल्प करने के लिए, आपके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपके साथ लग जाती है. That is your conviction. Then lack of vision. If you don't have knowledge, if you don't have information, if you don't know about the development of Afghanistan, then you might lose your business. Because of negative attitude, there is a chances of failure because of negative attitude. This is why I said don't start with negativity. बच्चों को भी स्कूल में ये मत बोलो कि फूल मत तोड़ो. बच्चों को बोलो प्लांट लगाओ, पौधे लगाओ जिसमें फूल लगते हैं. तो बच्चों को पॉजिटिव सोच डेवलप होगा स्कूल के लेवल से. Don't avoid your criticism. If it is a healthy criticism, go for the healthy criticism. Then last point. All last points are the most significant point. If your ego is bigger than your height, then you are going to lose in life. Don't let your ego become more than your height. मैं अनिल अग्रवाल जी जो अपने वेदांता के चेयरमैन रहे हैं, उनसे बात एक बार हो रही थी तो उन्होंने कहा सिंघवी जी मैंने कभी भी मूछ की और पूंछ की लड़ाई नहीं रखी. अच्छा, पढ़ता हूँ. मौका ही नहीं दिया मैंने कि मूछ की और पूंछ की लड़ाई रखूं मैं. ये बहुत जरूरी है. Therefore, change in your attitude for success. Change your attitude for success. The negativity is not going to help you much in the life. Next, शिव खेरा जी की भी लेक्चर कई बार सुने, आप लोगों ने भी सुने होंगे, और वो हरदम अपने लेक्चर्स में ये बोलते हैं. मैं ये पढ़ के सुना रहा हूँ आपको, और ये बिल्कुल सही है आपको लाइफ में आपको सोचने के लिए. God give me serenity for the thing I cannot change, and give me courage to change the thing which I can. This is very, very important. Please remember that God give me wisdom to know the difference between these two. God give me difference
Give me different. Give me wisdom to know the difference it between two. Therefore, please remember this slogan. This is very, very important. Making money is criminal. Earning money is spiritual. Please note this. There is a very, very small difference between making money and earning money. Making money is a criminal. That means by any source, person would like to make money. No, you should earn money. That is going to make you life easy, and you will be able to sleep properly. एक जिंदगी मिली है सबको, पर वही खुश रहता है जो हाथ छुड़ा के गमों से बस नदियों सा बहता है, बस नदियों सा बहता है. और लास्ट में again I will say what is the entrepreneurship. I will again say what is the entrepreneurship. और एक कविता मुझे बहुत अच्छी लगती है हरदम के लिए. कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिखाएंगे. कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिखाएंगे. इस राह में रहजन इतने हैं, जो है वो खो सकता है. कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिखाएंगे. इस राह में रहजन इस राह हो सकता है, पर तुम लहमा तुमसे जिंदा है. पर तुम जिस लहमे में जिंदा हो, ये लहमा तुमसे जिंदा है. ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो. मदमस्त इरादों से जिंदा रहो, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच सिंघवी सर. वाकई जो होगा देखा जाएगा. अपने आप में जीने का जो आपने मंत्रा दिया है कि मस्त रहो, जो होगा देखा जाएगा. और आपने यू हैव स्टेटेड अबाउट दिस केस, दिस इज नॉलेज, इंटीग्रिटी, स्ट्रेंथ एंड स्पिरिचुअलिटी. Sir, indeed sir, this has to be followed. And very important thing you said that फूल मत तोड़ो की जगह हमें ये कहना है बच्चों से कि पौधे लगाओ जो फूल देते हैं. That is the greatest positive lesson which I am learning, because even I used to say ये मत करो, ये मत करो. Next time I will say कि नहीं, ये करो, ये करो. So that is something which I have learned today, sir. Thank you so much. Now the house is open for questions. Any student, anyone, if you want to ask to sir. Yes, Shilnidhi madam, please madam. Yes, ma'am. Thank you. Thank you so much, Singhvi sir. Thank you for your, valuable advice, insights, and the experience. It will definitely help and motivate us. So, I had two questions, but one you answered. I wanted to know the particular qualities which a person must possess. That I understood. So my second question is, if it is a business product, sir, my question is how to raise funds. Initially जब हम कोई entrepreneurship या कुछ initiate करते हैं ideas, तो बच्चे को, student को या हम लोगों को, what are the options and opportunities from where we can raise funds for that particular idea. सबसे पहले तो मैडम, जो प्रोडक्ट आपने आइडेंटिफाई किया, उसका कन्विक्शन आपको स्ट्रांग होना चाहिए कि आप किसी को भी कन्विंस कर सकते हो प्रोडक्ट के बारे में. उसके बाद में उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में, कि आपके ग्रुप के अंदर या आपके साथ में टेक्नोलॉजी का कितनी इम्पोर्टेंस या कितनी जानकारी, नॉलेज आपको पास में है. जब ये प्रोडक्ट की जानकारी अच्छी है और टेक्नोलॉजी आपके पास में है और मार्केटिंग का सिस्टम आपके पास में है, आप किसी को भी प्रेजेंट करेंगे अपना स्टार्टअप प्रोजेक्ट, तो lot of people can come based on your competence, based on your knowledge, based on your technology. Lot of people, there are lot of sources. As I said, you can go for primary market, you can go for joint venture, you can go for startup funding, you can go for equity participation, you can go for a joint venture, temporary, your friend circle, your social relationship, they can also come for the joint venture. So, but the potentiality is in your product and in your conviction. How strong you feel about your product and how strong you feel about marketing. The funds are not the constraint. I had no fund. I started my life with 250 rupees in 1970. So fund is not a problem.
Ji sir, thank you so much. And nowadays, many social organizations and even banks, they are ready to for the support, financial support initially. So I hope it will help us, your ideas and your guidance. Thank you so much, sir. Nivedita ma'am, I have one question. Please, ma'am. Sir, I have one question, Singhvi sir. The question is that if a person wants to become an entrepreneur, which is more crucial, which is more important, it is the financial resources or the support of the family? सबसे पहले, do you believe in yourself that you can achieve something in life? Do you have feeling of achiever? In school days, I was in college union, school leadership, so I had the leadership quality. I didn't have any other quality. So I said, with the leadership quality, I can go. I go anywhere. I can go and convince to anybody. I can take any kind of risk. The leadership has developed into risk factor. Then it has developed into conviction. I have to do something in life. I have to become so and so and so. First, do you believe in yourself? If you believe in yourself, then you can do wonders. There is nobody who can be better than you for yourself. Sir, if a person is completing his BTech, he is completing his MBA, and he wants to become an entrepreneur also, then too it has been observed that normally a pressure from the family is coming that you go for a job rather than you become a job creator. Emphasis is on by the family side that you go for a better job, earn a handsome salary, rather than the family is giving a support for moving for the entrepreneurship or being a job creator. So how to handle such critical situations when a student or the young persons face it? Ruchi ji, you are absolutely right. This is the problem of each family, because they don't believe in the children, whether they can achieve something. So again, I said, if you believe in yourself, then definitely you can prove them that you are right. You see, I wanted to do chartered accountancy, and none of my family member was willing that I can do chartered accountancy. And they had tried to discourage me from all angle, including my mother, father. They said कि देखो, तुम्हारे मामा जी ने भी नहीं करा, तुम्हारे काका जी ने भी नहीं कर पाए, तुम्हारा वो जो कजिन ब्रदर था वो भी नहीं कर पाया, और तुम मारवाड़ी फैमिली से आते हो तो तुम कैसे कर पाओगे? एवरीबडी डिस्करेज मी. आप तो कह रहे हो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हो, मेरे को तो सपोर्ट नहीं, डिस्करेज करा कि भाई तुम कुछ नहीं कर सकते लाइफ में सिवा शैतानी के. लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने सोच लिया ना मुझे सीए करना है, तो मैंने सीए किया फर्स्ट अटेम्प्ट में. रुचि जी, डू यू बिलीव इन योरसेल्फ? Yes, sir. That means strong need for achievement is required. A desire to have something. बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट. एंड डू इट व्हेन यू आर, देन एज आई सेड, फिर दूसरी कहानियां भी आपके साथ आपको सपोर्ट करने के लिए लग जाती है. इसलिए आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए कि आप जिस काम को सोच रही हैं उसको आप अचीव करवाएंगे कि नहीं कर पाएंगे. आपको एक मारवाड़ी में कहावत है, ले मरो एटीट्यूड. मतलब उसमें ये कहते हैं कि जिस काम को हमने पीछे पड़े तो उसको जीत के ही छोड़ेंगे, उस काम को हम जीत के ही छोड़ेंगे. दैट इज नोन एज ले मरो एटीट्यूड. तो जब तक उसकी हार जीत नहीं हो जाए तब तक उस चीज को छोड़ना नहीं है, तब आप लाइफ में सक्सेस होंगे. ये हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं, जो हमने लाइफ में किया है वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं. तो आपके चेयरमैन साहब के साथ है, राम कैलाश जी का एक्सपीरियंस हम लोगों से 10 गुना ज्यादा है. ही इज द राइट पर्सन टू टेल यू अबाउट ऑल दीज थिंग्स. But just as I said, believe in yourself and have strong conviction. Thank you, sir, for your valuable guidance, sir. Thank you so much. Thank you, sir. CV sir, just one last question. Students का question chat box में आता है. तो there is a question कि sir, you have shared lots of option that is post-COVID sectors which are growing, right? The question is कि sir, how to have this idea? I mean, आइडिया जनरेशन किस सेक्टर में कैसे होगा, इसका थोड़ा सा अगर आप कुछ एक दो लाइन में बता पाएंगे कैसे कर सकते हैं. मैंने आपको सारे सेक्टर जो डिफाइन किए वो सब पोटेंशियल सेक्टर है. आगे आने वाले टाइम में मेरे सारे स्टडी किए हुए सेक्टर हैं.
जो जो मैंने ब्रीफली मेंशन किया आपको, आप उसके बारे में जाएं, डिटेल करें, डेटाज निकालें, स्टैटिस्टिक्स निकालें, लोगों से कंसल्ट करें, जो इस फील्ड के जो एडवाइजर हैं उनसे बात करें और आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। और इसको डिसाइड करने के पहले आप ये सोचें कि आपको किस सेक्टर में इंटरेस्ट है। अगर आप एजुकेशन लाइन में तो फिर एजुकेशन की बात करें, आप फाइनेंस में है तो आप फाइनेंस की बात करें, आप अगर डिजिटल थिंकिंग के हैं तो आप उसकी लाइन की बात करें और उसी लाइन को चूज करें। आप ये नहीं सोचें कि नहीं यार मेरा दूसरा दोस्त जो है उसने एग्रीकल्चर में अच्छा पैसा कमा लिया इसलिए मैं भी एग्रीकल्चर में चला जाऊं। नहीं, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो पहले उसकी बात करें और उसके बाद में जो भी कंसर्न लोग हैं, जो भी एडवाइजर है, जो भी इस लाइन के मास्टर है, उनसे कंसल्ट करिए और उसके बारे में पूरी डिटेल कलेक्ट करिए, डेटा कलेक्ट करिए, उसके बाद में उसको लाइन को चूज करिए। वैसे मैं बता दूं, मैंने जो भी लाइन चूज करी मेरे को उस लाइन का बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं था, बट जैसे लोग कहते हैं घोस्ट इज इन डिटेल्स, यू गो फॉर द डिटेलिंग। मैंने देखिए मैं टेक्सटाइल मिल में गया, मेरे को कोई टेक्सटाइल का एक्सपीरियंस नहीं है। मैं रियल एस्टेट में हूँ, मेरे को रियल एस्टेट का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने एजुकेशन में स्कूल लगाया, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि मैं बाय प्रोफेशन मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और कंपनी सेक्रेटरी हूँ, लेकिन मैंने वो सारे काम किए जिसके अंदर मुझे एक्सपीरियंस नहीं था और वो सब सक्सेसफुल किए। लाइफ में आपको मेरे जैसे बहुत लोग मिल जाएंगे जिन्होंने अचीव किया, इसलिए आपको घबराने की, डर करने की कोई बात नहीं है। आप प्रॉपर ढंग से गाइड करिए, प्रॉपर ढंग से चलिए और डिटेल्स आप वर्कआउट करिए और आपका कन्विक्शन स्ट्रांग होना चाहिए। बिलीव इन योरसेल्फ, यू विल सक्सीड। Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Of course, your encouragement, your motivating word will definitely guide most of the students who are looking to have their enterprise. Now, with this, I thank you, sir. I would like to extend my thanks to Singhvi sir for giving his precious time to us. Now, I would like to invite a man of many facets, philanthropist. I mean, the person, if you speak any word, it will always be less. He can gel with any group. If he's with young kids, he behave like a kid. If he's a student, he behave like a student. And if he's with his group, then he's entirely different personality. So man of many personality, multi-dimensional personality with so many work assigned, achievements to him. Now I would like to request Dr. Ram Kailash Gupta, the Honorable Chairman of Technia Group Institution, to please address the student. Thank you, sir. We will be blessed to have you with us, sir. Please, sir. Thank you, Dr. Navedita. Thank you, Dr. Ajay Rathore ji, professors, faculty members, and dear students. And special thanks to Dr. S.N. Chandak ji and Dr. G.S. Singhvi ji to elaborate in detail their experiences regarding entrepreneurship, regarding how you can become an entrepreneur, how you can develop, how you can start your industry, or any number of experience they have shared with you. डॉक्टर सिंघवी जी ने और चाणक्य जी ने बहुत सारी बातें हमें बताई और सभी बातें धरातल पर प्रैक्टिकल बातें हैं, उन्हें हमें सीखना चाहिए, समझना चाहिए। उसमें मैं 2-3 चीजें ऐड करना चाहूंगा। सबसे पहले तो हमें एक इंसान की इच्छा शक्ति, आपने सिंघवी साहब ने भी ये बताया, मैं भी रिपीट कर रहा हूं, मेरी इच्छा शक्ति क्या है। मुझे कभी भी वो काम नहीं करना चाहिए जैसे सिंघवी साहब ने कहा कि मेरा दोस्त जो है वो ग्रेन का बिजनेस कर रहा है, उसने बहुत पैसा कमाया, मैं भी वो काम कर लूं। जैसे बहुत से टाइम में बच्चे एमबीए में एडमिशन क्यों लिया, क्योंकि मेरे दोस्त ने लिया था, उसने कहा एमबीए ले लो, आजकल बहुत चल रहा है, तो मैंने भी एमबीए में एडमिशन ले लिया। बिजनेस में ये नहीं चलेगा, एंटरप्रेन्योरशिप में ये नहीं चलेगा। आपका इंटरेस्ट कहां पर है? नंबर 1, आपका इंटरेस्ट किसी टेक्नोलॉजी के अंदर है, आपका इंटरेस्ट कोई फूड इंडस्ट्री के अंदर है, आपका इंटरेस्ट कोई सर्विस इंडस्ट्री के अंदर है, आपका इंटरेस्ट सिंगिंग के अंदर है,
आपका इंटरेस्ट डांसिंग के अंदर है, आपका इंटरेस्ट वेब डिजाइनिंग में है, आपका इंटरेस्ट मार्केटिंग में है, आपका इंटरेस्ट कहाँ है? जीवन में अगर हमारे रुचि, हमारा इंटरेस्ट जो है वो अगर हमारा प्रोफेशन बन जाए तो नथिंग लाइक दैट, उससे बढ़िया कोई बात जीवन में हो नहीं सकती, क्योंकि आप उस बिजनेस को एज ए बिजनेस नहीं करोगे, एज ए हॉबी करोगे और आपको बहुत ज्यादा उसमें आनंद आएगा। नंबर 1। नंबर 2, हमारे बहुत सारे बच्चे या जो एमबीए करते हैं, जो वुड बी मैनेजर्स और वुड बी एंटरप्रेन्योर्स हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। हमें हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बहुत रियल लाइफ में, रियल सिस्टम में होनी चाहिए। हम आज अगर देखें, कोई भी एमबीए करके हमारे लेवल का अगर कोई भी कॉलेज से किसी बच्चे ने एमबीए किया है तो कितने की जॉब उसको मिल रही है। अगर से एक आदमी 1 लाख रुपीस पर मंथ कमाता है, 50,000 कमाता है, अगर मैं अपना बिजनेस करके 50,000 क्या 25,000 भी कमाऊं पर मंथ, तो ये मेरे लिए ज्यादा बेटर है, बिकॉज इसमें ग्रोथ के चांसेस ज्यादा हैं। इसमें मेरा अपना सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ ग्रोथ और कल को बहुत ज्यादा इसको बिजनेस को राइज करने का उसमें रास्ता है। जैसे हल्दीराम का एक्सपीरियंस डॉक्टर सिंघवी जी ने दिया और डॉक्टर चाणक्य जी ने दिया। बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं, छोटे छोटे एरियाज में एंटरप्रेन्योर्स को उन सब की ओर ध्यान देना चाहिए बजाय बहुत बड़ी इंडस्ट्री के लिए। अगर दिस इज नंबर 1। नंबर 2, अगर आपके पास फाइनेंस है, आपके पास ऐसा लगता है कि नहीं मुझे तो बड़ी इंडस्ट्री में जाना है, या तो आप उस इंडस्ट्री में आपका फैमिली बिजनेस हो, आप साल 2 साल 3 साल 4 साल अपनी फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व होइए और उस बिजनेस की ट्रेनिंग लीजिए, फिर अपने एक सेपरेट यूनिट लगाइए और उसको ग्रो कीजिए। उसके अंदर आपका जो आपने जो सीखा है, आपने जो पढ़ा है, आपको जो टेक्नोलॉजी आपने ली है, उसका इनपुट डाल के उस बिजनेस को ग्रो कीजिए। आपके पेरेंट्स ने अभी तक जो 0 से स्टार्ट करके 40% तक 70% तक जिस बिजनेस को लेके आए हैं, उसके अंदर आप अपना इनपुट डाल करके उसको 80, 90 और 100% तक ले जा सकते हैं। ये दूसरा स्टेप हो सकता है। तीसरा स्टेप, आपको किसी एक्सपीरियंस आदमी जिसको से मान लीजिए आपको कोई भी एक्स बिजनेस करना है, उस एक्स बिजनेस में करने वाले किसी भी आदमी के साथ पार्टनरशिप से स्टार्ट करें, ताकि पार्टनरशिप में रह करके आपको एक्सपीरियंस मिल जाए। कल को फिर पार्टनरशिप करें, पार्टनरशिप करने के बाद जब आपको भी एक्सपीरियंस हो जाए, आप भी 2 पैसे अच्छे कमा लें, तो उनसे बात करके भैया अब अच्छा सिस्टम हो गया है, दोनों की फैमिली बड़ी हो गई है, आप भी थोड़ा इसको इंडिपेंडेंट कर लेते हैं, एक फैक्ट्री आप लगा लो, एक मैं लगा लूं, तो खुशी खुशी अलग अलग होकर के सेपरेट बिजनेस कर सकते हैं। चौथा तरीका ये कि आप उस बिजनेस में आपका एमबीए करने के बाद 2 साल 4 साल 5 साल आप जॉब कीजिए। आज पूरी दुनिया में ये ट्रेंड है कि एमबीए लोग बाग करने के बाद या बीबीए करने के बाद जॉब क्यों करते हैं? जॉब इसलिए नहीं करते कि उनको 1 लाख 2 लाख रुपए या 50,000 रुपए वट एवर अमाउंट उसको अर्न करना है, वो तो उनका एक तरीके से पॉकेट मनी है। वो उस पर्टिकुलर बिजनेस को, जो आपके इंटरेस्ट का बिजनेस है, उस बिजनेस को सीखने के लिए उस लाइन में जॉब करते हैं। आपको मार्केटिंग करनी है तो मार्केटिंग की जॉब कीजिए, एचआर में करना है उसमें जॉब कीजिए, आपको इवेंट मैनेजमेंट में करना है तो उसकी जॉब कीजिए। जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं उस फील्ड की आप जॉब कीजिए, तो 2 4 5 साल में आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। उसके बाद आप अपना स्टार्टअप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक है ये मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी की तरफ से दिया गया है, व्हाट इज द हिंड्रेंस? हिंड्रेंस मींस दे आर पॉजिटिव, टॉपिक इज पॉजिटिव, लेकिन कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि हिंड्रेंस क्या क्या आ सकती हैं। से आपको प्लेन चलाना है, प्लेन उड़ाना है, हवाई जहाज उड़ाना है, आपको हवाई जहाज उड़ाना तो आ गया, उसको लैंड करना नहीं आया, वापस में उसको कैसे उतारेंगे, तो वो बड़ी भारी हिंड्रेंस हो जाएगी। कोई बिजनेस आपने स्टार्ट तो कर दिया, उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उन हिंड्रेंसेस को आपको नॉलेज होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको एक इंडस्ट्री लगाने के लिए, अगर आप छोटे टाइप की सर्विस इंडस्ट्री में भी बात करते हैं,
उसके लिए आपको किसी भी इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर कोई आपके पास इंडस्ट्रियल बिल्डिंग होनी चाहिए, लैंड होनी चाहिए। उसके लिए उस डिपार्टमेंट से आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, उस डिपार्टमेंट से आपके पास उसका लिए जितना रिक्वायर्ड लोड है, इलेक्ट्रिकल लोड, वो होना चाहिए। उसके लिए आपके पास उस मार्केटिंग, उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने के लिए मार्केट कहाँ माल बेचेंगे, माल बना तो आप लेंगे, बेचेंगे कहाँ, उसके लिए आपके पास मार्केट होना चाहिए। उसके लिए आपके पास फाइनेंस होना चाहिए, उसके लिए आपके पास अकाउंटिंग सिस्टम होना चाहिए, स्टोर करने का, प्रोडक्ट को बनाने का। ये सब सिस्टम्स को आप करने की बात करने के लिए तैयार होने चाहिए। इसकी बहुत सारे आपके जितने भी इस प्रकार के जो प्रोडक्ट हैं, सबकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स मिलती हैं, इनकी केस स्टडीज आपको एमबीए और बीबीए में कराई जाती हैं। आपको जिस बिजनेस में काम करना हो, जिस बिजनेस में जाना हो, आप उस अपने प्रोफेसर से उस बिजनेस की केस स्टडीज, उसकी प्रॉब्लम्स को पूछिए और उस केस को सॉल्व कीजिए। आपके अपने स्टडी के टाइम में ही आपकी प्रॉब्लम्स को, जैसे अभी आप क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, यही क्वेश्चन आंसर आप अपने प्रोफेसर से करेंगे, यही क्वेश्चन आंसर आप अपने से करेंगे, तो आपको इस ग्रेजुएशन या मास्टर्स करने से पहले पहले आपको हिंड्रेंसेस पता चल जाएंगी और उसका सॉल्यूशन क्या होगा ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपके पास वो सब सिस्टम अभी नहीं है, उसके बावजूद बहुत बड़ा स्कोप है आपके पास। मैं 2, 4, 10 इंडस्ट्रीज के काम के नाम बताता हूं। दुनिया में कोई भी काम छोटा नहीं होता, कोई भी काम बड़ा नहीं होता। आज फॉरेन कंट्रीज के अंदर एक पंचर लगाने वाला, एक कार का मैकेनिक अपनी कार में बैठ के घर से आता है, अपनी वर्कशॉप में आके गाड़ी को खड़ी करता है और वो सारा दिन काम करके, कपड़े चेंज करके, शाम को फिर अपनी गाड़ी से घर जाके अपनी फैमिली को एंजॉय करता है। तो पंचर लगाना, कोई मैकेनिक होना, इलेक्ट्रिकल मैकेनिक होना या कोई भी काम करना, वो छोटा बड़ा नहीं है, बशर्ते कि उसमें आपका इंटरेस्ट कितना है। देयर आर सो मेनी छोटे स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं। से आपके अगर आईटी सेक्टर के बीसीए के बच्चे हैं, आपके बीजीएमसी के बच्चे हैं, वेब डिजाइनिंग में आपको कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं चाहिए। आप वेब डिजाइनिंग, आप अपना जो कोर्स कर रहे हैं उसके साथ वेब डिजाइनिंग कीजिए। वेब डिजाइनिंग की आप मार्केटिंग कैसे करेंगे, उसका प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, सब चीजें आपको आस्ते आस्ते उसका एक्सपीरियंस होता चला जाएगा। मोबाइल रिपेयरिंग बहुत छोटा सा काम है लेकिन बहुत पेइंग है, आप अगर चाहे वो काम कर सकते हैं। रिपेयर ऑफ एनी प्रोडक्ट, एनी आपको टीवी रिपेयर, आपको कार रिपेयर, हवाई जहाज रिपेयर, रॉकेट की रिपेयर, आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की रिपेयर्स, इसके लिए आप बड़ा एक सर्विस इंडस्ट्री में छोटा सा अपना सेल खोल सकते हैं, वहां से आप अपना कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं। सवाल ये नहीं है मैं क्या गुप्ता सर आप हमें क्या टेलीविजन रिपेयर करने का काम करना पड़ेगा एमबीए करने के बाद? ये सोच हमें दिमाग से निकालनी पड़ेगी। मेरे 2 जानने वाले बच्चे, एमबीए के बच्चे, किसी तरीके से वो जापान चले गए और जापान जाके उन्होंने वहां एक कार रिपेयर करने वाले के यहाँ जॉब की। कार रिपेयर की जॉब करने के बाद वो आस्ता आस्ता कार को रिपेयर करना, अपना सर्वाइवल करते रहे। और हुआ क्या, जापान की मारुति कंपनी और जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो उनके यहाँ जो कार डैमेज हो जाती थी छोटी छोटी, उनकी ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने लग गए और ऑक्शन में पार्टिसिपेट करके उन्होंने वहां से कार परचेज करके आस्ता आस्ता लोकल डोमेस्टिक मार्केट में सेल करना शुरू किया। उसके बाद आज 5 साल के टाइम में वो दुनिया के सबसे बड़े सेकंड हैंड कार सेलर हैं जापान के अंदर। पूरे के पूरे पानी के जहाज वहां से वो कारों के जापान से लेते हैं, फ्रेश कार, नई कारें नहीं, जो कारें जिसपे स्क्रैच लग गया, कोई भी किसी भी तरीके से जो कार फैक्ट्री में डैमेज हो गई और उन्होंने सेकंड सेल में उसको निकाल दिया, उनको परचेज करते हैं। और पूरे वर्ल्ड में वो एशियन कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में जो गरीब कंट्रीज हैं या जहां और उनको रेट में बहुत डिफरेंट होता है, वो उनका काम शुरू कर दिया। मैं जो आपसे सर्विस इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं, ये आपको एक ट्रेनिंग के पार्ट के लिए बात कर रहा हूं, या आपको कोई टेलीविजन रिपेयर करना है सारी लाइफ, ऐसा पर्पस नहीं है।
आपको कोई मोबाइल रिपेयर करना है, सारा पर्पस नहीं है। आज आप मोबाइल रिपेयर कर रहे हैं, कल आप बहुत बड़े सैमसंग कंपनी के मालिक भी आप ही बनेंगे, जैसे सिंघवी साहब ने बताया। लेकिन उसके लिए आपके पास जो एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके लिए वो बहुत जरूरी है। इवेंट मैनेजमेंट, आपके अंदर अगर बोलने की, बात करने की, माइंड को लगाने की, आप छोटे छोटे इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी खोल सकते हैं। आप प्रोप्राइटरशिप में कर सकते हैं, पार्टनरशिप में कर सकते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कर सकते हैं। आप इवेंट मैनेजमेंट कंपनी खोलिए और कंपनी खोल के अब छोटे छोटे इवेंट्स, चाहे वो आप अपने कॉलेज के इवेंट्स को पहले करना शुरू करिए, उसके बाद में मार्केट में दुनिया भर के इवेंट्स होते हैं, उनको आप करना। प्लांटेशन, ये नर्सरी जितनी होती हैं, आज देखिए अभी सिंघवी साहब ने फिर रिपीट किया, आप छोटी मोटी को नर्सरी खोल सकते हैं। आज आने वाले समय में बहुत बड़ा स्कोप है इस लाइन के अंदर। आप और नर्सरी के बाद आप कल को बागीचे खरीद सकते हैं, बाग खरीद सकते हैं। मेरे कई लोग दोस्त ऐसे हैं जिनके चाय के बागान हैं आसाम के अंदर, और उन्होंने बहुत छोटे से नर्सरी से काम शुरू किया। आपके आम के बागान से, उनके पास लीची के बागान से, आज बहुत बड़े वो एंटरप्रेन्योर बने हुए हैं, लेकिन स्टार्टिंग उनकी छोटी छोटी आइटम से हुई है। फ्लेक्स मेकिंग, आपको ये जितने भी एडवर्टीजमेंट का काम है, आप न्यूज़पेपर, जितने अखबारों में आज ऐड आते हैं, इस प्रकार की कोई एजेंसी लेके काम करना शुरू कर दीजिए। आपको फ्लेक्स बनाना शुरू कर दीजिए। ये जितने भी एमसीडी के पोल्स लगे हैं पूरे दिल्ली के अंदर, इनकी आप इनको टेंडर छूटते हैं, आप इनके लिए काम करिए। आस्ता आस्ता टेंडर लीजिए, टेंडर लेने के बाद अपनी कंपनी स्टार्ट कीजिए। उसके बाद में आप पूरे हिंदुस्तान के लेवल पे, फिर पूरी दुनिया के लेवल पे एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। कितनी ऐसी डिमांड है जो आज हिंदुस्तान में ऐसे बिजनेस क्लास के लोग हैं जिनको अमेरिका में एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है, तो वो जो इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं वो लोग फिर उस बिजनेस को करते हैं। इसी प्रकार से ईटिंग हाउसेस, आप मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, लेकिन डॉक्टर सिंघवी जी ने बहुत राइटली ही सेड कि आप जो भी काम करें, छोटा करें बड़ा करें, लेकिन क्वालिटी काम करें। बॉम्बे के अंदर आपने देखा होगा सैंडविचेस मिलते हैं, कितने नीट एंड क्लीन, दिल्ली में भी मिलते होंगे बहुत सारी जगह। वो ग्लव्स पहन के, टेस्टी, हाइजीनिक, प्रेजेंटेबल, कॉस्ट बचाने वाले, और बहुत बड़ा आपका पाव बड़ा जो आपका बॉम्बे मिलता है। और मोदी जी ने तो कहा ना कि भाई पकोड़े की दुकान खोल ली, हम लोगों ने उनको मजाक में लिया। सवाल ये नहीं है, मजाक नहीं है वो। हमारे को कहीं पर भी एक बहुत बड़ी कहावत है कि बेकार से बेगार भली, खाली बैठने से अच्छा हम बेकार करें, बगैर किसी पैसे के काम करें, बगैर किसी उसका हमें कोई पैसा मिले या रिस्पॉन्ड मिले, उसके बगैर भी काम करेंगे तो हम बहुत कुछ सीखेंगे। इसी तरीके से बहुत सारे एल्बम, आज अगर आपको सिंगिंग में शौक है तो आप अपनी एक सिंगिंग की एल्बम बनाइए, उसका वो बहुत बड़ा प्रोफेशन है। आपको डांस का शौक है, डांस की एल्बम बनाइए। तो मेरा सिर्फ कहना ये है, डॉक्टर सिंघवी जी ने, डॉक्टर चांडक जी ने आपको अपने लेवल के जिस प्रकार के बड़े इंडस्ट्री के लोग हैं वो एक एक्सपीरियंस बताया। मैं सिर्फ एक तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वो अच्छी बात है कि हम बड़े से बड़े इंडस्ट्रीज बने, बड़े से बड़े टॉप लेवल पे जाएं, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन पॉजिटिव होनी चाहिए। हमारे पास छोटे बड़े का मन में से निकाल के जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती हो, और जो हमारा शौक हो, जो भी हमारे को कहीं भी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो हम स्टार्ट करें, खाली ना बैठें। और आज मान लीजिए हमारे पास कोई भी कंपनी वाला आता है, जॉब के लिए बात करते हैं वो, तो हम कहते हैं अरे इतने की नौकरी हमें नहीं करनी, लेकिन आप ये मान लीजिए कि आपको एक्सपीरियंस गेन करने के लिए वो नौकरी कर रहे हैं। इसी प्रकार तभी आप सीख पाएंगे, और वो सीख पाएंगे, फिर आप एंटरप्रेन्योर बन पाएंगे, फिर आप बड़ी इंडस्ट्री लगा लेंगे, फिर आप राइज करेंगे दुनिया में। मैं कल राहुल जैन जी का एक लेक्चर सुन रहा था कि आज अगर हम वर्ल्ड की 100 टॉप फाइनेंशियल कंपनीज की बात करें, 100 टॉप कंपनीज इन द वर्ल्ड, उन 100 लोगों ने बगैर किसी फाइनेंस की अपनी कंपनियां स्टार्ट करी हैं। उनके पास कोई पैसा नहीं था, बगैर पैसे के वो कंपनियां स्टार्ट करी हैं। अगर आज हम हिंदुस्तान के कॉलेजेस की बात करें, 50%, 70%, 80% कॉलेजेस ऐसे बनेंगे जिनके चेयरमैन, जिनका मैनेजमेंट कभी एजुकेशन में नहीं रहे, और वो कॉलेजेस आज चल रहे हैं। आप हॉस्पिटल्स की बात कीजिए, हॉस्पिटल्स में हॉस्पिटल के जो ऑनर्स हैं, जो उनके मैनेजमेंट के लोग हैं,
उनको डॉक्टरी की कोई बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, ये जरूरी नहीं कि नॉलेज हो। उन्होंने अपने सीओज ऐसे रखे हैं, उन्होंने ऐसे आदमी को हायर किया जो आदमी उनको मेडिकली जो ट्रेंड आदमी है, जब वो उनको हॉस्पिटल को चलाते हैं। लेकिन हम बड़ी बड़ी बातें ना करें, बड़े बड़े ख्वाबों में अभी ना जाएं। ख्वाब देखना कोई बड़ी बात नहीं है, देखना चाहिए, सोचना चाहिए, करना चाहिए, उसके लिए एफर्ट्स करने चाहिए। लेकिन जो अपॉर्चुनिटी हमें मिले, जब मिले, जैसी मिले, हमें उसको ऑप्ट करना चाहिए और ऑप्ट करके स्टार्ट कर देना चाहिए। हमारी इच्छा शक्ति, हमारे सराउंडिंग में हमारा माहौल, हमारे पास उसके लिए क्या एक्सपीरियंस है, हमारे पास उसके लिए क्या फाइनेंस है, हमारे पास उसके लिए क्या तजुर्बा है, और माइंडसेट, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड, डिटरमिनेशन, मुझे करना है, दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती। तो मेरे दोस्तों, मेरे होने वाले आप कल के इंडस्ट्रीज, हम सल्यूट करेंगे आपको। और जब आप बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के मालिक बन जाओगे, आज मैं जीआर कुलकर्णी साहब जो आईएम्स बेंगलोर के जो प्रोफेसर रहे हैं, उनके पढ़ाए हुए बच्चे आज वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन हैं। दुनिया भर के बहुत सारे, पूरी दुनिया में उनके बच्चे फैले हुए हैं। तो इन कॉलेजों से निकल के करके आप बहुत बड़ी बड़ी जगह पे पहुंचे, लेकिन पॉजिटिव रहें, हर चीज को ऑप्ट करें। आपके अंदर ग्रैब करने की एक एटीट्यूड होना चाहिए, सीखने की एटीट्यूड होना चाहिए, ईगो नहीं होनी चाहिए, जैसे उन्होंने बताया आपको। और इस प्रकार की भावनाओं को लेकर के अगर हम आगे बढ़ेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, और लाइफ में आप 100% सक्सेस होंगे। ये मेरे वर्ड्स हैं आपको, आप रिकॉर्ड कर लीजिए और कभी समय आए तो उसको याद कीजिए। मुझे भी बोलने का डॉक्टर साहब मौका दिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। चेयरमैन सर, चैट बॉक्स में क्वेश्चन एक बच्चे का आया हुआ है सर, ये आपसे बहुत ही राइट क्वेश्चन है सर। उसने पूछा है कि व्हाट इज द राइट एज टू बिकम बिजनेसमैन। बच्चे, बिजनेसमैन बनने की कोई एज नहीं होती। जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए तभी भी आप बिजनेसमैन बन सकते हैं। मैं इसका एक एग्जांपल आपको देता हूं। मैं 9th क्लास में पढ़ता था और उस समय पढ़ाई के लिए आधा आना, हाफ एन आना, यानी 10 नए पैसे का 1/4 आधा आना होता था, वो हमारी फीस थी। हमारे घर के पीछे एक कारखाना था जहां पर जो तख्ती पे शाही लिखते हैं वो शाही का कारखाना था, और फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी नहीं थी कि हम बहुत ज्यादा लेवियश लाइफ जी सकें। किसी तरीके से अपना सब चलता था। मेरे माइंड में आया, मैं साइकिल से जाता था स्कूल में, वहां पे 9th की बात कर रहा हूँ, 8th 9th की। मैंने उन कारखाने वाले से बात किया और डेली 10 डब्बे शाही के अपने साइकिल पे लोड करता है और अपने स्कूल चला जाता है। स्कूल के सामने वहां पर दुकानें थी स्टेशनरी वालों की, और वो दो दो डब्बे उनको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता, और जब स्कूल से वापस आता तो उनसे वो पैसा कलेक्ट कर लेता। हर डब्बे में मुझे आधा आना के करीब सेव होता था। तो मुझे 5 आने रोजाना मेरी बिजनेस सेविंग थी। 9th क्लास की बात कर रहा हूं। ना मेरा टाइम वेस्ट होता था, ना मेरा उसमें कोई माइंड लगता था, ना ही कोई नुकसान था, और 5 आने मिलते थे। और आधा आना हमारे स्कूल की फीस थी। आधे आने से हम बाकी दोस्तों में पार्टी करते, कुछ कभी कभी और सेलिब्रेशंस करते रहते, और एक बिजनेस माइंड डेवलप होता चला गया। तो इसकी कोई एज नहीं होती है। हालांकि सरकार, गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई हमारे 18 साल तक की तो आपकी जो +2 की पढ़ाई है, उसके बाद फिर आप ग्रेजुएशन करें, फिर उसके बाद आप हायर एजुकेशन करें, उसके बाद आप कोई और बात सोचें। लेकिन एक 8वीं क्लास का बच्चा, 10वीं क्लास का बच्चा, 12वीं क्लास का बच्चा भी एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है, और एक डबल MA PhD करके भी एक आदमी बिजनेसमैन नहीं बन सकता। तो इसके लिए कोई एज नहीं है। थैंक यू सो मच सर। Any more question? Any question from faculty side or any question from any student side? Yes sir, one more question is there. Sir, the student is writing that we have seen you sir, you are always full of energy.
from where you get this energy? Is it the passion for work or anything else? It is the passion. It is the passion. मैंने आपको ये कहा कि अगर इंसान का शौक, उसका इंटरेस्ट, उसका प्रोफेशन बन जाए तो जिंदगी जीने का मजा आता है। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में कहीं मुझे लगा था कि मैं किसी फैमिली सर्कमस्टांसेस की वजह से पूरी तरह से पढ़ाई नहीं कर पाया था। 5-6 साल का फिर बाद में गैप हो गया। मुझे लगा कि मेरे लाइफ में अगर कोई मौका मिलेगा तो मैं एजुकेशन फील्ड में जाना चाहूंगा, और वो अपॉर्चुनिटी मिली। और उसके बाद आज हम पढ़ने की बात करते हैं तो आज हमारे कॉलेजेस बने, यूनिवर्सिटी बन गई, और हमारा फरीदाबाद में कॉलेज हो गया, नारनौल में कॉलेज हो गया, करनाल में कॉलेज हो गया, दिल्ली में आपके कॉलेज है, यूनिवर्सिटी के अंदर 22 कॉलेजेस है। तो सभी जगह हम लोग पढ़ भी रहे और पढ़ा भी रहे हैं, आप लोगों से सीख भी रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं। तो जो आदमी का शौक होता है, पैशन होना चाहिए, हमेशा आपको उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। थैंक यू। और बताइए, एनी मोर क्वेश्चन? ये इसमें मैं एक ऐड करूं इस लाइन में। जी सर। हेलो। जी जी सर। जी जी सर, सिंह जी सर। सर। ये जो आपने एनर्जी की बात करी, एनर्जी कम्स फ्रॉम सक्सेस, और सक्सेस कम्स फ्रॉम योर बिलीफ और योर कन्विक्शन। वेरी राइट, वेरी राइट। जी ने जिस में भी हाथ लगाया उसको सक्सेस किया, तो सक्सेस करे तो हर सक्सेस पे इनकी एनर्जी डबल हो गई। उसके बाद नया काम किया, फिर 4 गुना हो गई। फिर आज जो इनकी एनर्जी आपको 1000 गुना हो रही है ना, वो इसी वजह से हो रही है कि हर सक्सेस पे ये डबल होते गए, हर सक्सेस पे डबल होते गए। तो एनर्जी कम्स फ्रॉम योर सक्सेस। स्टूडेंट्स, मुझे याद नहीं है, मैं 68 कवर करके 69 इयर्स में अब जा रहा हूं। मुझे मेरी लाइफ में याद नहीं है कि मैंने कोई काम शुरू किया हो या मैंने कोई काम सोचा और वो सक्सेस ना हुआ हो। पूरी लाइफ की बात कर रहा हूं। लेकिन आपको क्या रिसोर्सेज है, कितना आप कर सकते हैं, कितना आप रिस्क ले सकते हैं, कितना आप उसको सक्सेस कर सकते हैं, उसके प्लस माइनस सब चीजों को पहले करने से पहले सोच लीजिए। और जब आप करें तो पूरी एनर्जी के साथ करिए, और उसके अंदर 100 नहीं 1000 टाइम सक्सेस मिलना चाहिए। वो आपको जो एनर्जी लेके आएगी। Thank you so much, sir. Sir, Dr. Shilnidhi, she is about requesting for a question. Yes, madam, please. Yes, good evening, sir. Thank you very much for your valuable insights. बहुत अच्छा लगा सुनकर सर। सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि ऐसी क्या चीज है जो आप सब, my question is to all 3 of you, you all are entrepreneurs. बहुत अच्छा किया आप लोगों ने, लाइफ में आगे कर रहे हैं, हम सब आपसे सीख रहे हैं। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अब हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं इवेंट मैनेजमेंट या एंटरप्रेन्योरशिप, ये पढ़ो। आप लोगों को ऐसा क्या लगता है कि वो कौन सी चीजें आप लोगों को अगर मिल गई होती तो आप जो आप अब कर पा रहे हो वो शायद आपने बहुत पहले अचीव कर लिया होता, या यू वुड हैव रेज्ड मोर इन योर लाइफ। तो व्हाट टाइप ऑफ एजुकेशनल और व्हाट टाइप ऑफ मैनेजमेंट सपोर्ट या एनीथिंग व्हिच यू थिंक you should have known from that point जहां से आपने स्टार्ट किया था और आपको काफी बाद में पता चला कि हाँ, हम अपने बिजनेस में या हम अपने आइडिया में ये भी कर सकते थे? डॉक्टर शीलनिधि, शुड आई आंसर इट? सर प्लीज सर। दुनिया में कोई कभी भी लेट नहीं होता, कोई भी कभी देर नहीं होती। ये नेगेटिव सोच है कि मुझे आज से पहले अगर कुछ मिल गया होता तो मैं ये बन जाता, वो होता तो मैं ये कर लेता। अगर मैं ये कहूं कि मैं और 3 महीने पहले पैदा हो गया तो आज मोदी जी की जगह प्रधानमंत्री मैं होता। तो इन सब बातों से कोई मीनिंग नहीं है। आप आज आपके पास क्या है? दुनिया में 80-90% या परसेंट में लोग जो उनके पास होता है उसको एंजॉय नहीं करते, उसकी वो वैल्यू नहीं जानते, उसको वो मोटिवेट नहीं करते, और जो नहीं होता उसके लिए हमेशा बातें करते रहते हैं। फॉरगेट इट, भूल जाइए। आपके पास क्या? सर, मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं ये जानना चाह रही थी सर कि पढ़ाई के जैसे हम आजकल बच्चों को मिल रहा है, आप जैसे 1960s की बात कर रहे हो या पहले, तो ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था, ये कहा था फिर वो बिजनेसमैन बन गए।
अभी हम लोग बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं कि बेटा ऐसे बन सकते हो, ऐसे आइडिया डेवलप कर सकते हो। तो सर मैं एजुकेशन का रोल जानना चाह रही थी। मैं बताता हूँ। एजुकेशन के रोल में सबसे बड़ी एक कमी ये है कि हम बच्चों को पढ़ाते हैं, सिखाते नहीं हैं। हमें बच्चों को सिखाना चाहिए, पढ़ाना नहीं चाहिए। जी सर। हम पढ़ाते हैं सिर्फ किताब से, और उनको बच्चा ऐसे होता है, हम उनको सिखाएं, उनको प्रैक्टिकल करवाएं, उनको फील्ड में लेके जाएं, उनको बाहर लेके जाइए, उनको दुनिया को देखने दीजिए, दुनिया में क्या होता है। जो आप उनको क्लास में पढ़ा रहे हैं वो उनको प्रैक्टिकल देखने को मिलेगा तो वो बच्चे 1 मिनट में सीखेंगे। जो आप उनको थ्योरी दिखा रहे हैं उसका प्रैक्टिकल दिखाइए, चाहे आपको दुनिया के किसी कोने पे उनको लेके जाइए। तो एक ही फार्मूला अगर टीचर समझ लें कि हमें बच्चों को पढ़ाना नहीं है, हमें बच्चों को सिखाना है। जिस दिन बच्चे सीखना लग जाएंगे उस दिन आपको ये क्वेश्चन का आपका आंसर मिल जाएगा और कोई बच्चा फेल्योर नहीं हो सकता। मेरा चैलेंज है। जी सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। Any more question? Mrs. Sharma, any more question from anybody? बस he is asking that सर इन और अभी तो बहुत सारी फैसिलिटीज आ गई हैं करने के लिए, क्या कुछ ऐसा भी हो सकता है? आपके टाइम पे क्या थी फैसिलिटीज थी आप लोगों के टाइम पे? जितनी फैसिलिटीज आज गवर्नमेंट भी बहुत कुछ पुश कर रही है, क्या आपके टाइम पे भी ये सपोर्ट था गवर्नमेंट का, या आप लोग बिल्कुल बॉर्न एंटरप्रेन्योर एंटरप्राइजिंग सोच पहले से ही थी? हमारे टाइम की अगर हम बात करें, हमारे टाइम से पहले 200 साल अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पे राज किया, 600 साल मुगलों ने पहले राज किया, उससे पहले आर्याज आए, और अगर आप उससे पहले भारतवर्ष का नाम मगध राज था। अगर हम मगध राज की बात करें तो चाइना के एक राइटर ने एक टूरिस्ट यहाँ पर आया था, उसकी किताब लिखी हुई है, मैं बच्चों को आपको मैडम बताऊंगा, आप बच्चों को दीजिए, उसका नाम अभी मुझे याद नहीं है। मगध राज के अंदर आज से कहीं ज्यादा भारतवर्ष उन्नत था। इसका व्यापार, मलमल का व्यापार पूरी दुनिया में होता था। इसकी टेक्नोलॉजी, जो रामायण और महाभारत में टेक्नोलॉजी लिखी है, वो कहीं की कहीं आज से कहीं ज्यादा थी। हमारे उसने 4 चीजें लिखी हैं कि भारतवर्ष में मगध से ज्यादा ईमानदार आदमी पूरी दुनिया में उसने नहीं देखे। भारतवर्ष में मगध से ज्यादा बढ़िया व्यापारी उसने दुनिया में नहीं देखे। भारत से ज्यादा सेक्स की नॉलेज जितनी भारतवर्ष में थी, ये खजुराहो और ये जो मंदिर बने हैं उस समय के, सेक्स के बारे में पूरी दुनिया, और टेक्नोलॉजी और कई चीजों के बारे में पूरी दुनिया भारतवर्ष से शिक्षा लेती थी, वो नहीं थी। और चौथी चीज थी उनकी सीधापन। ये 4 चीजें उन्होंने लिखी हैं कि भारतवर्ष में थी। तो हमारे समय में हम अगर 60s की बात करें, चलिए आज के इस वार्तालाप को यहीं पे विराम देते हैं और आप इसको आगे बढ़ाइए। जी सर, थैंक यू सो मच सर। बस आप डॉक्टर सिंघवी जी का और एसएन चाणक्य जी का स्पेशल थैंक्स कीजिए। इन्होंने अपने इसी प्रकार के अपने एक्सपीरियंस बच्चों से शेयर किए, और आने वाले समय में भी आप इनको जो भी अब आप रिक्वेस्ट करेंगे और सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ देयर टाइम, बच्चों को उनका लाभ मिलेगा। प्लीज आप कैरी ऑन। Thank you so much, sir. I would like to extend my thanks to all the esteemed panelists for today's webinar. We are thankful to Mr. Vikesh Bansal for letting us understand the various documentation and planning required for erecting a startup. Dr. S.N. Chandak, sir, special thank to you, sir. You gave a very comprehensive discussion about the entire journey, starting from ideation to enterprise to have a big business. You shared your life experience and guided us through all the nuances of startups. In your deliberations, sir, Singhvi sir, you pointed out how to have strong conviction as the building base of any startup. You discuss about various startups or the opportunities which have opened up after COVID-19, and sir, your guidance and your support and your experience will definitely motivate most of the students who are willing to have their enterprise.
Last but not the least, I would also like to thank our chairman, sir, Dr. Ram Kailash Gupta, the honorable chairman, sir. You enlightened us, sir, as to how to integrate the interest with the profession. You also guided us that how one can plan business and study along with the different types of business opportunities like web development, event management, raising of nursery, uh, flex marketing, advertising, and other upcoming areas wherein the innovators can explore and develop enterprise. You also discussed that how one can use rather exploit the talent or the skill which like singing and dancing which one has acquired to develop a successful entrepreneur. A special thank to you, sir. It is your effort, it is your guidance, it is your everything. It is that you guided us. You call Singhvi sir and Dr. S.N. Chandak sir for today's webinar. Thank you so much, sir. Special thank to everyone. I'm thankful to director sir and to faculty members and to all the students who have gathered here and they were interacting in the chat box. Thank you so much, everyone. And as Chairman sir has asked us, he has guided us. I would like to put a special request to Singhvi sir and Chandak sir that in future also please shower us with your blessings, with your good words, with your motivating words. Whenever is there any requirement, we'll definitely be in touch with you, and we will be have this type of session more. Thank you so much, sir. Definitely. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir.